नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी मुलाकात ऐसी पर्सनालिटीज से करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया था। उस संकल्प को पूरा करने के लिए उनके अंदर एक जुनून आया और उन्होंने उस कार्य को सिद्ध किया। आज इसी क्रम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं ई-ज्ञानम टेक्नोलॉजीज के फाउंडर सुदीप सक्सेना जी से। तो सुदीप सक्सेना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। सुदीप जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ई-ज्ञानम टेक्नोलॉजीज का क्या कंसेप्ट है और ये कैसे लोगों को सर्व कर रहा है। तो हम ई-ज्ञानम में हम साइबर सिक्योरिटी के एरिया में काम करते हैं और साइबर सिक्योरिटी में बहुत सारे स्पेशलाइजेशंस हैं। हम यूनिफाइड सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस के फील्ड में काम करते हैं। ये साइबर सिक्योरिटी के दो सब स्पेशलाइजेशन सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर और जीआरसी का कॉम्बिनेशन है। वर्ल्ड वाइड इसकी मार्केट करीब $90 बिलियन की है, जो ये दिखाता है कि इसकी बहुत इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री में। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसके 1000 से ज़्यादा यूज़र्स हैं, वो हमारे टिपिकल टारगेट ऑडियंस तो है, बट हम लोग अभी यूनिवर्सिटीज़, बैंक्स और लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस पे फोकस कर रहे हैं। इंडियन मार्केट नीड्स के साथ आप ग्लोबल मार्केट नीड्स को भी एड्रेस कर रहे हैं। ये आपका स्टार्टअप किस प्रकार से कर पा रहा है? मैडम, हमारा इंडिया में एक बहुत बड़ा कस्टमर अपने रांची में ही BIT मेसरा है। हमारा ये मानना है कि क्योंकि सब इंटरनेटवर्क्ड हैं, तो जो BIT मेसरा को IIT के थ्रेट्स हैं, वो सेम थ्रेट्स ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी होंगे और सेम ही थ्रेट्स हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज़ के भी होंगे। सिमिलरली हमारा एक और कस्टमर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो जो स्टेट बैंक में टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हो रही हैं और जो उनको साइबर थ्रेट्स हैं, वही सिटी बैंक US में हैं। सो साइबर सिक्योरिटी के प्रोडक्ट्स की एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस होती है। तो हम लोग जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, हमारी इच्छा शुरू से यही रही है कि हम इंडिया के साथ साथ इंडिया के बाहर दूसरे देशों में भी अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने की कोशिश करें, जिसमें हमें कुछ मात्रा में सफलता भी मिली है। आपने अभी कहा कि साइबर सिक्योरिटी की ग्लोबल एक्सेप्टेंस रहती है, तो हम जानना चाहेंगे कि ग्लोबल सॉल्यूशंस किन किन चीज़ों को नहीं कर पा रहा था, जो आपने गैप आइडेंटिफाई किया और आपका स्टार्टअप उसको फिल करने के लिए आगे बढ़ा। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि ग्लोबल सॉल्यूशंस है नहीं। हमने रिसर्च करके और एनालिसिस के बाद हमने ये पाया कि 8 मेजर रिक्वायरमेंट्स होते हैं किसी भी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के, और उन 8 रिक्वायरमेंट्स को, जिसके लिए आज की डेट में 4 से 5 ग्लोबल सॉल्यूशंस यूज़ होते हैं, हम उन सारे रिक्वायरमेंट को एक प्लेटफॉर्म के थ्रू सर्व करने का प्रयत्न कर रहे हैं। सो ये एक डिफरेंस है, क्योंकि वो सॉल्यूशंस इतने कॉस्टली हैं कि इंडियन कस्टमर्स उसको लार्जली अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इंडिया के लिए इस टाइप की टेक्नोलॉजी शायद पहली बार आई है। इंडिया के बाहर ये अवेलेबल है, बट इंडिया के लिए नहीं है। मतलब 7-8 फंक्शनैलिटीज़ को एक प्लेटफॉर्म पे करके लाना, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट था, जो आप करने के प्रयास में हैं। बिल्कुल, ये एक चैलेंज तो रहा है, बट हम लोग काफ़ी फॉर्चुनेट हैं कि हमारे पास एक ऐसी टीम थी, हमारे पास एक ऐसा थॉट था और हमारे पास ऐसे गाइड्स अवेलेबल थे जिन्होंने हमें ये अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करने की प्रेरणा भी दी और हर रास्ते पे हमारी मदद भी करी। सर, ग्लोबल सॉल्यूशंस में गैप्स या प्रॉब्लम्स आपने क्या आइडेंटिफाई किए, कब आइडेंटिफाई किए? मैंने IBM और विप्रो और डेलॉयट में काफ़ी वक्त गुजारा है, उनके यहाँ डिफरेंट लीडरशिप पोजीशंस में काम करके। उस दौरान मैंने बड़े बैंक्स, बड़े टेलीकॉम ऑर्गेनाइजेशंस, बड़े ऑर्गेनाइजेशंस की सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। तो उसमें हमें ये पता चला कि ये जो बड़े नाम हैं, ग्लोबल कंपनीज़ के प्रोडक्ट्स हैं, ये काफ़ी कुछ तो कर रही हैं, बट ऑन ग्राउंड अभी भी कुछ सारी चीज़ें हैं जो नहीं कर पा रही। और क्योंकि ये बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में ऑडिट होते हैं, चेक्स होते हैं, तो बार बार ये चीज़ निकल के भी आई। फिर तो इसलिए हमें लगा कि ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे एक नए प्रोडक्ट की ज़रूरत है, और जो कि हम अपनी नॉलेज और अपनी टीम की कैपेबिलिटी के हिसाब से बना सकते हैं। तो ये संकल्प हमने ऑलमोस्ट 3 से 4 साल पहले लिया था और आज हमारा प्रोडक्ट मार्केट में है।
7-8 फंक्शनैलिटीज़ जो इंडिया में लिमिटेड तरीके से अवेलेबल हैं, उन 7-8 फंक्शनैलिटीज़ को एक ही प्लेटफॉर्म पर लेकर आना साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में, कम कॉस्ट में उन्हें अवेलेबल कराना, ये काम आपका स्टार्टअप किस प्रकार से कर पा रहा है? सो एक तो मैंने बताया कि हमारे पास एक बहुत ही सक्षम टीम उन लोगों की है जिन्होंने इंडस्ट्री में साइबर सिक्योरिटी फील्ड में 20 या 30 साल काम किया है। साथ में हम लोगों ने IITs और इंडिया के जो अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ से कुछ इंजीनियर्स की टीम साथ लेकर आए जो कि प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट्स थे। तो इन दोनों को मिला करके हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म और सोल्यूशन बना पाए हैं जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स का है और वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशंस हमारे साथ पार्टनर भी कर रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी ऑफ एक्टिविटीज़ या विजिबिलिटी इन योर स्टार्टअप ऑपरेशंस, ये आप कैसे इंश्योर करते हैं? मैम, आज की डेट में ये एक बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट है। हर जने की ये एक विश होती है कि सिक्योरिटी या कंप्लायंस में जो भी हो रहा है वो एक जगह देख पाएँ और एक जगह उस पर एक्शन ले पाएँ। बट क्योंकि बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ होता है, इनको एक जगह ले आ पाना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है और विजिबल कर पाना भी थोड़ा हाँ, तो हम लोगों ने एक कुछ नए बेसिक टेक्नोलॉजी बिल्डिंग ब्लॉक्स को डेवलप किया है। उनमें से एक बिल्डिंग ब्लॉक एग्रीगेशन कहलाता है। सो एग्रीगेशन ऐसी टेक्निक है जिसमें हम अलग अलग कंपनीज़ के बहुत सारे दूसरे साइबर सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स को कनेक्ट करके उनका डेटा एक कॉमन प्लेटफॉर्म में लेकर आते हैं। जब डेटा हमारे पास आ जाता है, फिर हम मशीन लर्निंग और AI को यूज़ करके उससे अलग अलग तरीके के इन्फ्रेंसेस निकालते हैं और उसके थ्रू बहुत स्मार्ट और इफेक्टिव डैशबोर्ड्स बनाते हैं जिससे कि एक अच्छी विजिबिलिटी एक CXO या CISO को मिल जाती है। वल्नरेबिलिटीज़ क्या होती हैं और कैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन ये आइडेंटिफाई कर पाए कि उसके अंदर कितनी वल्नरेबिलिटीज़ एग्जिस्टेंट है? इसमें आपका स्टार्टअप इन ऑर्गेनाइजेशंस की किस प्रकार से मदद कर रहा है? सो वल्नरेबिलिटीज़ को समझने के लिए हम एक स्टेप पीछे जाते हैं। अगर कोई चोर किसी घर में चोरी करने की कोशिश करता है तो कई बार वो मेन गेट से नहीं आता। वो ये देखता है कि क्या कोई दरवाज़ा खुला है, क्या कोई ऐसी छोटी खिड़की है, कोई ऐसा झरोका है या कोई एक ऐसी दीवार है जो कमज़ोर है या ताला कमज़ोर है जिसको तोड़ के या कूद के वो अंदर आ जाए। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे सिक्योरिटी सेटअप में उस घर के ये कुछ कमियां हैं या वल्नरेबिलिटीज़ हैं। इसी तरीके से जो हम कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बात करते हैं उनमें भी इस तरीके के छोटे दरवाजे या छोटे डोर्स खुले रह जाते हैं अनजाने में, और हैकर्स और इन होल्स को या इन कमियों को वल्नरेबिलिटी बोला जाता है। और इन वल्नरेबिलिटीज़ को यूज़ करके हैकर्स साइबर अटैक्स लॉन्च कर सकते हैं। वल्नरेबिलिटीज डिस्कवर होने की क्या फ्रीक्वेंसीज रहती हैं और साथ ही एफिशिएंटली वल्नरेबिलिटी डिस्कवरी में, वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट में आपका स्टार्टअप कैसे ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प कर रहा है? सो वल्नरेबिलिटीज़ आजकल बहुत एक कॉमन टर्म है। एक बहुत फेमस कंपनी जिसको हम रोज़ जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट, वो महीने में 2 बार एवरी सेकेंड ट्यूसडे वो अपने प्रोडक्ट्स में जो वल्नरेबिलिटीज़ उन्होंने आइडेंटिफाई करी हैं उनको वो पब्लिश करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशंस जनरली हर महीने या हर 3 महीने में अपने पूरे एनवायरनमेंट का एक वल्नरेबिलिटी सेटअप, वल्नरेबिलिटी टेस्टिंग या स्कैनिंग करते हैं। जिस तरीके से हम अपनी बॉडी के स्कैन के लिए एक्सरे करवाते हैं या फिर हम MRI स्कैन करवाते हैं, उसी का इक्विवेलेंट वल्नरेबिलिटी वर्ल्ड में वल्नरेबिलिटी स्कैनर कहलाता है। उस स्कैनर के थ्रू हमारे उस एनवायरनमेंट में या हमारे नेटवर्क में क्या कमियां हैं या क्या वल्नरेबिलिटीज़, लेटेस्ट वल्नरेबिलिटीज़ क्या हैं, वो पता चल पाती हैं। हमारा स्टार्टअप वर्ल्ड के जो मेन 2 या 3 लार्ज वल्नरेबिलिटी प्रोवाइडर्स हैं उनके स्कैनर से इलेक्ट्रॉनिकली वो डेटा को अपने प्लेटफॉर्म में पुल करके हम उसको एक रिपॉजिटरी में लाते हैं, जिसके बाद उसको एनालाइज करने के बाद हम एक सर्विस डेस्क मैकेनिज्म या टिकटिंग मैकेनिज्म के थ्रू वो उन एक्सपर्ट्स को भेजते हैं कि उन वल्नरेबिलिटी को कैसे फिक्स किया जा सके। वल्नरेबिलिटी पता करना एक ये उसका इक्विवेलेंट है कि भाई आप बीमार हो, बट वो ऑब्जेक्टिव तो ये है कि आप स्वस्थ हो जाओ,
उसके लिए डॉक्टर आपको कुछ दवा देता है, कुछ एक्सरसाइज बताता है और कुछ काम डूज या डोंट्स बताता है। तो इसी तरीके से अगर वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई हो गई तो वो तो ये बता रही है कि मेरे घर में इतने दरवाजे खुले हुए हैं, जो कोई भी एक बैड इंटेंशन वाला व्यक्ति, एक हैकर, उसको यूज़ करके अंदर घुस सकता है। तो उसको फिक्स करने के लिए या उस कमी को दूर करने के लिए जो स्टेप्स करनी होती हैं, उसके लिए कौन स्पेशलिस्ट है, उसने क्या करना है या कब करना है, एक बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में ये भी बहुत बड़ा एक चैलेंज हो जाता है। वल्नरेबिलिटीज डिस्कवर होने की क्या फ्रीक्वेंसी रहती है अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस में? लार्जली ऑर्गेनाइजेशंस, अगर वेबसाइट होती है तो बहुत से लोग उसे कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करते हैं दिन में भी, बट जो आपका आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसमें टिपिकली एक अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप हर 3 महीने पे इसको करिए, बिकॉज वल्नरेबिलिटी स्कैन करना तो एक पार्ट है, बट उनको फिक्स करना अपने आप में एक टाइम कंज्यूमिंग और एक बहुत स्पेशलाइज्ड काम है। टिकटिंग की आपने अभी चर्चा करी, तो टिकटिंग टूल या आईटी मैनेजमेंट सर्विस टूल क्या है और इसका कैसे यूज हो पा रहा है आपके स्टार्टअप में? अब जैसे अगर हम कभी हॉस्पिटल जाते हैं तो हमारा एक पर्चा बनता है जिसमें बताया जाता है कि भाई आपने इस डॉक्टर को दिखाया, आप में ये कमियां थी और आपको ये दवाई दी गई है। सो कई बार आईटी वर्ल्ड में अगर हमें किसी प्रॉब्लम का कोई सलूशन या कोई सर्विस चाहिए होती है तो टिकटिंग टूल्स अवेलेबल हैं, जिसमें आप उस काम को करने का टिकट रेस करते हो। और क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में 500, 1000, 2000 कंप्यूटर्स हो सकते हैं, जिसमें 5000 या 10,000 वल्नरेबिलिटीज़ होंगी, जिसको कि एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग मैनेज या ट्रैक नहीं कर सकता। तो उस ट्रैकिंग के लिए एक इफेक्टिव मैनेजमेंट मैकेनिज्म ये टिकटिंग टूल होता है। और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस टिकटिंग टूल्स को यूज़ करते हैं, जैसे सर्विस नाउ वर्ल्ड का नंबर 1 इस एरिया में है, क्योंकि कॉस्टली भी है। तो हम लोग जो अपने प्लेटफॉर्म में 8 फंक्शनैलिटीज़ हमने बिल्ड इन करी हैं, उनमें से एक फंक्शनैलिटी इनबिल्ट टिकटिंग टूल की भी है। इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है टिकटिंग टूल का? टिकटिंग टूल का ये कॉन्सेप्ट है, एक बार हमें ये पता चल गया कि ये वल्नरेबिलिटी हमारे 5 कंप्यूटर्स या हमारे 100 कंप्यूटर्स ख़राब है, मान लीजिए वो एक तरीके से हमारे 100 बीमार मरीज़ हैं, और वल्नरेबिलिटी वो एक मशीन में कई सारी वल्नरेबिलिटीज़ हो सकती हैं, तो उसका इक्विवेलेंट ये होगा कि उस व्यक्ति में कौन कौन सी बीमारियां हैं। तो हमें उन बीमारियां या उन वल्नरेबिलिटीज़ को क्लोज करने के लिए अलग अलग स्पेशलिस्ट का हेल्प लेकर के ऑर्गेनाइजेशन में कुछ एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं। बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में जहाँ 1000 या 2000 या 10,000 एम्प्लॉयज़ हैं, इस सब को ट्रैक करने का मैकेनिज्म टिकटिंग टूल से होता है। जेन एआई सॉल्यूशंस क्या है, इसका क्या यूज़ हो रहा है आपके स्टार्टअप में? देखिए आजकल जेन एआई तो बहुत पॉपुलर हो रहा है। हाँ, जेनरेटिव एआई भी उसको बोलते हैं, बट हम सब जानते हैं कि आज की डेट में चैट जीपीटी एक बहुत ही कॉमन टूल और यूटिलिटी बन के आया है। बच्चे से लेकर के प्रोफेशनल से बूढ़े सब लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। तो ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स या एलएलएम्स को यूज़ करके आपके कई सारी प्रॉब्लम्स को, कई सारे एरियाज़ की नॉलेज को ग्रास्प करके आपको सॉल्यूशंस देते हैं। हम भी इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाह रहे हैं कि जेन एआई को यूज़ करके कैसे हम साइबर सिक्योरिटी के जितने प्रिंसिपल्स हैं, जो डिफरेंट पॉलिसीज़ हैं, या फिर हमारे टूल्स में जो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड डेटा जनरेट हो रहा है, उस सब को हम एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के रूप में ट्रेन कर पाएँ, और वो एक नॉर्मल इंग्लिश, हिंदी या मराठी में उसका हमारे यूज़र्स को जवाब दे पाए, इन्फर कर पाए, एनालिसिस कर पाए। ये फंक्शनैलिटी हम अपने प्लेटफॉर्म में बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि जनवरी तक हम लॉन्च कर देंगे। इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम क्या है और आपके प्लेटफॉर्म में इसका क्या यूज़ है? मैंने आपको बताया कि आजकल हमने रिसर्च से ये आइडेंटिफाई किया कि 8 बड़ी फंक्शनैलिटीज़ लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस को सिक्योरिटी और कंप्लायंस मैनेज करने के लिए यूज़ करनी पड़ती है। ये होता है, इनमें से एक सबसे बड़ा होता है CXO कंट्रोल पैनल, जो कि सिक्योरिटी के हेड्स हैं, वो एक जगह पे सारे पैरामीटर्स कैसे देख पाएँ। दूसरा एस्पेक्ट है डैशबोर्ड्स, जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं एक अच्छे विजुअल फॉर्म में कैसे दिख पाए, जिससे कि एक स्मार्ट और इफ़ेक्टिव डिसीजन मेकिंग की जा सके। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशंस को
टिकटिंग टूल की ज़रूरत होती है जिसकी हम लोगों ने बात करी। अदर देन दैट रिस्क मैनेजमेंट, वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट और इंटीग्रेशन विद ग्लोबल टूल्स, ये और रिक्वायरमेंट्स हैं। इन सारे चीज़ों को मिला करके हमने एक वन सिस्टम बनाया जो अलग अलग सिक्योरिटी कंपोनेंट्स के साथ कम्युनिकेट करके हमें एक यूनिफाइड अम्ब्रेला देता है, और इस प्लेटफॉर्म का नाम हम लोगों ने इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी मैनेजमेंट सोल्यूशन बनाया है। IBM एंड विप्रो जैसी कंपनीज में हेड के रोल में होने के बावजूद आपका स्टार्टअप की तरफ रुख कैसे हुआ? कब और कैसे माइंड में आया कि ऐसा कोई गैप एग्जिस्टेंट है जिसको आप फिल कर सकते हैं? IBM और विप्रो में काम करके मुझे इंडिया के और वर्ल्ड के सबसे बड़े कॉरपोरेशन या ऑर्गेनाइजेशंस की सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने का और उनको सॉल्यूशन देने की एक अपॉर्चुनिटी मिली। बट जब मैं ये कर रहा था तो मुझे पता चला कि ये ग्लोबल टूल्स तो बहुत अच्छे हैं, बट कुछ ग्राउंड की रियलिटीज़ या कुछ ग्राउंड के रिक्वायरमेंट्स को एड्रेस नहीं कर पा रहे। तो अभी तक मैं केवल सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के साथ काम करता था। मुझे ये लगा कि अगर इन एक्सपर्ट्स को मैं एक टीम बनाऊं और साथ में इंडिया के बेस्ट प्रोग्रामर्स को लेके आऊं, तो शायद ये हम एक प्रोडक्ट बना पाएँ जो कि इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए। इसी का नतीजा एंड में हमारा ISMS प्लेटफॉर्म है। रिलायंस टेलीकॉम बनने के दौरान आपने 40+ टेक्नोलॉजीज को रिकमेंड किया फॉर इम्प्लीमेंटेशन, तो ये सारी टेक्नोलॉजीज को एक अम्ब्रेला और एक प्लेटफॉर्म के नीचे लेकर आ पाना, ये आपने कैसे किया? देखिए, IBM को में हमें एक असाइनमेंट मिला था कि ये टेलीकॉम कंपनी का एक एंटरप्राइज सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बिल्कुल शुरू से आप बना के दो। तो हमने करीब 40+ टेक्नोलॉजीज़ दी जो सिक्योरिटी में तो अपना काम कर रही थी, बट 40 टेक्नोलॉजीज़ को मैनेज कर पाना वो अपने आप में एक बड़ा प्रोजेक्ट बना, जो कि और वो एक ऐसी प्रॉब्लम है, भले ही रिलायंस में या इस ऑर्गेनाइजेशन में 40 थी, बट किसी भी नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में 8 से 12 टेक्नोलॉजीज़ होती ही होती हैं। उस समय तो हम इसका सोल्यूशन नहीं निकाल पाए थे, लेकिन जैसे टाइम गया और हमें और रास्ते समझ में आए, तब हमने एग्रीगेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन के कॉम्बिनेशन को लेके, इन 3 बिल्डिंग ब्लॉक्स को लेकर के हमने अपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट की शुरुआत करी, जिसका रिज़ल्ट ये है कि आज हमारा ISMS प्लेटफॉर्म अवेलेबल है और इंडिया के अच्छे इंस्टीट्यूट्स, इंडिया के अच्छे बैंक्स तो हमारे से बात कर ही रहे हैं, बट कुछ ग्लोबल बिग 4 कंसल्टिंग कंपनीज भी अब हमारे प्लेटफॉर्म को बेचने के लिए राजी हो गए। रिलायंस टेलीकॉम का ये जो फॉर्मेशन था, तो ये आपके लाइफ में एक इवेंट था, एक स्टेज था। क्या खास पड़ाव या स्टेज रहा ये आपके लाइफ में इस स्टार्टअप के माइंडसेट की तरफ फॉर्मेशन के लिए? ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी था जब हमें लगा इतनी बड़ी कंपनी, इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशंस, इतने बड़े सॉल्यूशंस के बाद भी कुछ प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है, जो हम तो कॉन्फिडेंट थे कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं, बट हो नहीं पा रही थी। IBM और विप्रो में रह के मैं वो सॉल्व नहीं कर पा रहा था। इसलिए मुझे लगा कि मैं एक बाहर टीम बनाता हूँ जिसमें मैं अपने हिसाब से अपने आइडियाज़ को एक शेप दे पाऊँ, और वो eGyanam के बनने की फर्स्ट स्टेप थी, उसकी प्लानिंग की फर्स्ट स्टेप थी। तो किस तरीके से आप इसको आगे लेकर के गए? तो eGyanam बना, उसका पहला फॉर्मेशन हुआ, स्टेज था। कैसे आप इस मतलब अपनी लाइफ इवेंट के साथ आपका माइंडसेट आया स्टार्टअप फॉर्मेशन के लिए, तो eGyanam फॉर्मेशन के साथ कैसे आप इसको आगे लेकर के? जब eGyanam हम जिस एरिया में काम कर रहे हैं, तो eGyanam तो बन गया और हमने कुछ टेक्नोलॉजीज भी डेवलप कर दी, और विप्रो जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशंस ने हमारे कुछ सॉल्यूशंस खरीदी भी। बट उसके बाद 2018 में कोविड आ गया। कोविड आने के बाद ये हुआ कि रिमोटली कितना काम किया जा सकता है। पहले थॉट प्रोसेस ये था कि हर बैंक या हर बड़ी कंपनी अपने डेटा सेंटर से ही काम कर रहा था। कोविड आने के बाद रिमोट वर्किंग और क्लाउड बिल्कुल नया आ गया, तो हमें फिर से एक बार अपने प्रोडक्ट को दोबारा देखना पड़ा और उसमें चेंजेस करने पड़े कि हमारा सोल्यूशन कैसे क्लाउड फ्रेंडली हो जाए। तो आज हमारा सोल्यूशन ऐसा है जो एक ट्रेडिशनल सिस्टम में भी वर्क करता है एज वेल एज क्लाउड और नए उसमें। जैसे जैसे हम नए कस्टमर्स के साथ बात कर रहे हैं, उनके लिए हम सोल्यूशंस दे रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को समझ के सॉल्व कर रहे हैं,
हमारे प्रोडक्ट में भी नए नए फीचर्स और नया नया इंसाइट्स हमें मिलते जा रहे हैं। हम लोगों ने 1 साल पहले BIT मेसरा में अपना प्लेटफॉर्म लगाया। बहुत सारे इनपुट्स हमें BIT में इम्प्लीमेंट करके और उनके यूसेज को देख करके नए नए फीचर डेवलप करने का मौका मिला। तो मैं तो ये कहूँगा ये एक जर्नी है जो चलता जाएगा, हमें निरंतर इम्प्रूव और इनोवेट करना पड़ेगा। बहुत सारी स्कीम्स हैं फॉर स्टार्टअप्स, तो आपके स्टार्टअप को फंड करने के लिए क्या आपको इनमें से किसी फंडिंग स्कीम या ग्रांट्स का लाभ भी मिला? हाँ, हम लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हमें IIM अहमदाबाद से करीब 5 लाख रुपए की DST ग्रांट मिली और IIT कानपुर से हमें 22 लाख के करीब एक ग्रांट और सपोर्ट मिला। तो लेकिन साइबर सिक्योरिटी एरिया में जब आप स्टार्टअप में काम करते हैं तो आपकी कैश के रिक्वायरमेंट्स बहुत बड़े होते हैं। तो वाइल ये 27 लाख एक बहुत सिग्निफिकेंट और अच्छा अमाउंट था, लेकिन हमें और तरीके से मनी जनरेट करनी पड़ी जिससे कि हम अपनी टीम को आगे ले जा पाए। तो क्या कुछ चैलेंजेस आपने फेस करी स्टार्टअप को स्टैब्लिश करने के दौरान और उनको आपने ओवरकम कैसे किया? जैसे एक फंडिंग चैलेंज आपने अभी तो बताई। स्टार्टअप मैं 2 ही चैलेंजेस के बारे में बात करूंगा। एक तो फंडिंग का था कि जो फंड्स मिल रहे थे वो लिमिटेड थे, हमारी सेविंग्स भी लिमिटेड थी। हमारे पास सेविंग्स थी फाउंडर्स के पास, बट हमारी सेविंग्स भी लिमिटेड थी। तो हम लोगों ने एक नया तरीका निकाला, क्योंकि मैं इंडस्ट्री में पिछले 25 साल से काम कर रहा हूँ। तो इंडस्ट्री के कौन से बड़े डिसीजन मेकर्स हैं, कौन से बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ हमारी एक अच्छी रिलेशनशिप पहले से थी। तो हमने ये किया कि सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर स्पेस के कुछ स्पेशल प्रोजेक्ट्स जो ये बड़े कंपनीज वर्ल्ड की नहीं डिलीवर कर पा रही या उनके पास कम स्किल्स है, वो प्रोजेक्ट्स हमने उनसे कहा आप हमें आउटसोर्स करके दे दीजिए, हम आपके लिए डिलीवर करके दे देंगे। तो इस माध्यम से हमें एक अच्छा कंसल्टिंग रेवेन्यू आता था या आया, जिससे हम जो भी हमारे रेवेन्यू गैप्स थे, जब तक हम फुल्ली रेवेन्यू रेडी नहीं हुए थे तब तक वो इस माध्यम से हमने अपने स्टार्टअप को फंड करके आगे बढ़ाया। इसके अलावा भी क्या आपने कुछ चैलेंजेस फेस करी? जैसे मान लीजिए कि आपके स्टाफ की सैलरीज होती होंगी, तो इस फील्ड में जो स्टाफ्स हैं उनका भी हायर पैकेजेस होता होगा, और जब फंडिंग ही अप्रोप्रिएट नहीं है तो फिर उनको आप किस तरह से मैनेज करते थे? तो साइबर सिक्योरिटी एक ऐसी दुनिया है जहां ऑलमोस्ट एक यंगस्टर की 3 साल में सैलरी डबल या 2.5 गुना हो जाती है। तो जिनको हमने 5 लाख या 7 लाख में शुरू में लिया, 3 साल के बाद वही सैलरी 12 या 15 या 20 लाख हो गई। तो एक पॉइंट तक ही हम उनको रिटेन कर सकते थे, क्योंकि हमारे रेवेन्यूज़ लिमिटेड थे। बट हम लोग काफ़ी लकी हैं कि हम लोगों की टीम्स हमारे साथ काफ़ी टाइम से हैं, बट मैन पावर को रिटेन कर पाना एक बड़ा चैलेंज है। तो ये आपने कैसे इसको टैकल करा, या और भी अन्य चैलेंजेस आपके सामने आई? इसको आप एक ही पॉइंट तक कर सकते हो, बिकॉज कोई लिमिट नहीं है जो एक मल्टीनेशनल एक अच्छे बंदे को दे सकता है। तो हम लोगों ने कोशिश करी जहाँ लोग रुक पाए, नहीं तो हम लोगों ने टीम को नए टीम में मेंबर्स जोड़े। एक तीसरा चैलेंज और था, ई-ज्ञानम ने एक प्रोडक्ट तो बना लिया, बट ई-ज्ञानम से कोई प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा? हमें कौन जानता है? हमारी जो भी जान पहचान थी वो विप्रो तक थी या IBM तक थी, जब हम उनके ग्लोबल मैनेजर्स होते थे। तो इसको सॉल्व करने का हमने ये तरीका ढूंढा कि हम इन बड़ी कंपनियां जैसे IBM, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स, KPMG, इनके कुछ डिफ़िकल्ट प्रोजेक्ट्स हमने डिलीवर करे, जिसकी वजह से हम धीरे धीरे हमारी एक्सेप्टेंस एज एन एक्सपर्ट होने लग गई। तो शुरू में हमें ज़रूर कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, बट जैसे जैसे ये बड़े प्रोजेक्ट्स जब लोगों ने देखा कि इतनी बड़ी कंपनियां हम पे ट्रस्ट करके हमसे कुछ काम करवा रही हैं, तो हमारा धीरे धीरे एक्सेप्टेंस हो गया। सो ये एक जर्नी थी जिसमें अब वी आर इन अ स्टेट जहाँ पे अच्छे बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हमें रिस्पेक्ट भी दे रहे हैं और हम एक मुकाम पे पहुँच चुके हैं। ई-ज्ञानम टेक्नोलॉजीज नाम आपने क्या सोच कर रखा? क्या कंसेप्ट या सोच रही इस नाम को रखने के पीछे? ई-ज्ञानम बनाते टाइम हम तो साइबर सिक्योरिटी में ही काम करना चाहते थे। साइबर सिक्योरिटी एक बहुत ही रिसर्च इंटेंसिव और हाई नॉलेज एरिया का काम है। हम लोगों की दिली इच्छा ये थी कि अगर हम अपनी कंपनी बनाएं तो कम से कम नाम हिंदी होना चाहिए।
तो ज्ञान को अगर हम देखें तो ज्ञान इज़ अ ट्रांसलेशन फॉर नॉलेज। और क्योंकि हमारा सारा काम इंटरनेट पे या इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया में होता था, हम लोगों ने ई ज्ञानम नाम को चुना, जो कि हमारे इस विज़न और हमारे गोइंग फॉरवर्ड जो हम करना चाहते हैं उसको एक अप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्ट करता है। अक्सर आप जब अलग अलग सिटीज़ या अलग अलग प्लेसेस में जाते हैं अपनी स्टार्टअप को सेटअप करने के लिए, तो लोगों के मन में क्या क्या डाउट्स आते हैं या क्या व्यू पॉइंट चैलेंजेस आप फेस करते हैं लोगों के साइड से, इससे पहले कि लोग आपके स्टार्टअप को समझें और उसे एक्सेप्ट करें? तो मैंने जैसे आपको पहले बताया, शुरू में कोई एक ई ज्ञानम से कोई नया सोल्यूशन क्यों खरीदेगा, ये सवाल ज़रूर आए। बट जैसे जैसे IBM, विप्रो, HCL, PwC जो दुनिया के बहुत बड़े नाम हैं, जैसे वो हमारे साथ प्रोजेक्ट्स करना शुरू किए, ये एक्सेप्टेबिलिटी धीरे धीरे हमारी बढ़ गई। तो पहले 6 से 7 महीने ज़रूर ये प्रॉब्लम आई और ये प्रॉब्लम हमें फेस भी करनी पड़ी। बट इन नए प्रोजेक्ट्स और इन नए अकम्पलिशमेंट्स के साथ अब हमें वो एक रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं और वो प्रॉब्लम थोड़ी रिड्यूस हो गई है। ज़ीरो तो नहीं होती है बट वो रिड्यूस हो गई। तो जो भी लोगों के मन में डाउट्स आते थे या व्यू पॉइंट चैलेंजेस आते थे आपके स्टार्टअप या प्लेटफॉर्म को लेकर, उसको आप कैसे ओवरकम करते थे या उनके मन में एक विश्वास जगाते थे? तो कई बार जो भी चैलेंजेस आते थे वो टेक्नोलॉजी के रिस्पेक्ट में आते थे कि कैसे, कई बार कुछ टेक्नोलॉजीज़ या कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं बट लोगों को लगता है वो फीजिबल है या नहीं है, ये डाउट रहता था। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़े, हम लोगों ने कुछ बड़े बैंक्स में, कुछ बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में POC करके उनको अपनी टेक्नोलॉजी का एक एक्सपीरियंस दिलाया, जिससे उनके डाउट्स धीरे धीरे कम हुए। ओके, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट के दौरान? हाँ, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, डेमोज, उनके एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कशन करके और उनको समझा पाना कि जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं उनकी कुछ स्पेशल नीड्स को एड्रेस करने वाला है। आपकी इस टीम में आपके को फाउंडर्स भी हैं? अगर हैं तो उनसे आपकी मुलाकात कब और कैसे हुई? तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये कि हमारे ई ज्ञानम में 3 को फाउंडर्स हैं, मैं तो हुई। इसके अलावा एक और इंडस्ट्री एक्सपर्ट है रश्मि चंद्रा, जो XLRI जमशेदपुर से MBA है और साइबर सिक्योरिटी में इंडिपेंडेंटली उनका एक अच्छा मुकाम है। किसी भी स्टार्टअप को चलाने के लिए रेवेन्यू या पैसों की ज़रूरत होती है, तो आपके स्टार्टअप को चलाने के लिए आपके रेवेन्यू जनरेशन मॉडल्स कौन कौन से हैं फिलहाल? लार्जली एक तो हमने बताया कि हम आउटसोर्सिंग प्रोजेक्ट्स के थ्रू एक अच्छा रेवेन्यू कमाते हैं। अब हमारा प्रोडक्ट मार्केट में आ गया है तो अब हम प्रोडक्ट के थ्रू भी रेवेन्यू कमा रहे हैं, तो हमारे 2 सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू हैं। और फिलहाल में कितने लोग आपके साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं जिनके साथ आपका काम चल रहा है या जिनको आपके माध्यम से एक रेवेन्यू अर्न हो पा रही है? करीब 50 ये होंगे, जिसमें 12 हमारे फुल टाइम टीम मेंबर्स हैं और करीब 10 हमारे फ्रीलांसर्स हैं जो फिक्स फी पे काम करते हैं। उनके साथ आपका रेवेन्यू शेयरिंग किस प्रकार से होता है? हम रेवेन्यू शेयरिंग नहीं करते हैं, हम फी बेस्ड असाइनमेंट्स करते हैं मैम। ओके, कोई अंत में संदेश जो आप देना चाहेंगे न्यू स्टार्टअप्स के लिए? न्यू स्टार्टअप्स के लिए अपने आइडिया पे भरोसा रखिए और इस पे मत जाइए कि आपका आइडिया बहुत सबसे ज़्यादा यूनिक है। आपको ये देखना है कि आपका आइडिया कैसे रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। सुदीप जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे दर्शकों को इतनी विशेष जानकारियाँ दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद।